खाली अकेले तुम ही एफर्ट मार रहे थे, कुछ हुआ क्या? कितनी तकलीफ होती है। तो सोचो कि अगर मास्टर भी सिर्फ अकेले खुद ही एफर्ट मारेगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी। मुझे एफर्ट तुम्हारी तरफ से भी चाहिए होंगे। वो अलग बात है कि तुमको उसकी तरफ से नहीं मिल पाए। मुझे क्यों तोड़ा? अगर आपसे कोई बोले इस ए वाले पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी, पहली बात यहाँ पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन जाती। तो यहाँ पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो कैसे पता चलेगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट बनाऊंगा। ये सेशन जो मैं लेकर आ रहा हूं इन चैप्टर्स के, ये तुमको भैया मिनिमम 8 से 12 नंबर देकर जाएंगे, और एडवांस में भी कहीं ना कहीं यहां से कॉन्सेप्ट आते ही हैं। 1000 ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के सेशन 2 के अंदर। आई होप आप सभी बच्चों ने सेशन 1 पहले से लगा लिया होगा, और आप लोगों के लिए भैया ये सीरीज हम यूट्यूब पर लेकर आए, जो इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें भैया तुमको स्क्रैच से, बेसिक से, अगर तुम चैप्टर पहली बार भी पढ़ रहे होगे तो वहां से उठा के मेन से नहीं एडवांस लेवल के सवालों तक तुमको लेकर जाना, और इस सेशन के अंदर ही एडवांस के सवाल तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन। आज के सेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है उससे पहले ये जान लो ये सेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 2024 के अंदर काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन से देखो 42 सवाल आए थे, 2025 में 28 सवाल, 2026 में 20 सवाल। अभी ट्रेंड शायद तुमको घटता हुआ लग रहा होगा, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि 2027 के अंदर फिर से ये 40 के आसपास ये सवाल पहुंच सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज में मान के चल सकता हूं कि काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन से तुम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जेडबल मेंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये सेशन जो मैं लेकर आ रहा हूं इन चैप्टर्स के, ये तुमको भैया मिनिमम 8 से 12 नंबर देकर जाएंगे, और एडवांस में भी कहीं ना कहीं यहां से कॉन्सेप्ट आते ही हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आज के सेशन के अंदर क्या क्या बातें कवर होंगी। जो सबसे पहले हम ग्राफिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। एक बात बताऊं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से अगर कोई इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे हर पुराने 5 सालों के अंदर आया ही है सवाल, तो वो टॉपिक हमारा ग्राफ वाला है। मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं कि अभी आगे आने वाले जेडब्ल्यू मेंस के पेपर के अंदर भी प्रीवियस ट्रेंड को देखकर अगर ट्रेंड वही रहता जो कि रहेगा ही, तो भैया ग्राफ का सवाल तुमको एग्जैक्ट वही देखने को मिलेगा जो आज सेशन के अंदर तुम सॉल्व कर रहे होगे। साथ में थोड़े अच्छे सवाल तब हो जाते हैं जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम भैया पढ़ चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसके अंदर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ना भी हो तो भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट बच्चों को थोड़ा सा टफ लग जाता है। ये सारी की सारी बातें बहुत ही आसान तरीके से, बड़ी स्मूथली तुमको हर एक बात समझ में आ जाएगी। बस शर्त यह है कि सेशन को तुम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लगाना, क्योंकि मेरी बातें जो पढ़ाई भी होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग में तुमको जो बात पढ़ाऊं उसकी फील तुमको आधे घंटे के बाद आए, तो इसलिए तुमको भैया सेशन एक ही बार में पूरा लगाने की कोशिश करना। ऑब्वियसली तुम लोगों की डिमांड पर ये सीरीज लेकर आए, लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों ने बोला था, हम लेकर आ गए। तो भैया ये वो चैनल है जिस पर जो तुम बोलते हो, जिस टाइप की डिमांड स्टूडेंट करता है वो बात तुम्हारी सुनी जाती है। और साथ में हमने अपनी तरफ से तुमको और एक एक्स्ट्रा गिफ्ट ये दिया कि हमने तुम्हारे लिए एक फ्री बैच बना दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। 1 रुपया तुमको नहीं देना है, और तुमको सेशन के जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, वो भी तुमको इसी में मिलेंगे। साथ में इस सेशन के थ्रू तुमको अगर प्रैक्टिस करनी है कि सेशन लगाने के बाद तुमसे सवाल बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, तो डीपीपी की फॉर्म में टेस्ट हमने तुमको दे दिया, तो टेस्ट भी तुमको यहां पर मिलेगा, और आगे भी इन फ्यूचर बहुत सारा मटेरियल हम इस पर तुमको फ्री में डालते रहेंगे। तो सारे के सारे बच्चे इसको जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और बस इन सारी चीजों के बदले बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ जाए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई साहब, क्योंकि आगे भी मैं 11th और 12th क्लास के हर एक चैप्टर का सेशन बाय सेशन वीडियो लेकर आऊंगा, पीवाईक्यू के सेशन लेकर आऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर तुमको मिलते रहेंगी, गाइडेंस मिलती रहेगी, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इन सब के बदले में बस तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है, क्योंकि अगर ये नहीं दबाओगे तो ये चैनल कहीं ना कहीं यूट्यूब के एल्गोरिथम में खो जाएगा, और हो सकता है हमारी दोबारा मुलाकात हो या ना हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच में आपको अपने तरीके से समझाता हूं। और सबसे पहले यार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों का पेशेंस की वाकई में मेरी नजरों में बहुत ज्यादा कदर है। अभी देखो मैं इस टाइप का सेशन ले रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन वाले सेटअप पर, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि दिखने में अभी ऐसे लग रहा होगा, लेकिन स्मार्ट बोर्ड की बात थोड़ी अलग होती है। उसमें मैं ऐसे लिखकर पढ़ाता हूँ, इसमें मैं ऐसे आगे पेन टैब पर लिखकर पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे अपने घर आना पड़ा है। और बहुत जल्द मैं बेंगलोर जाऊंगा, वेदांतु के मेन ऑफिस में, वहीं मैं रहता हूँ। अपने होम टाउन अभी आया हुआ था, तो फादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे
यहीं से रह के पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल मैंने ये सोचा कि बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगा, सेशन मेरे लगातार आते रहेंगे, इस वजह से मैं इस टाइप के सेशन ले रहा हूँ। आई होप थोड़े से आप मेरे एफर्ट को समझेंगे, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे एंड से वैल्यू आपको पूरी मिलती रहे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो सकता है कि वो बाकी टीचर के कंपैरिजन में वो एक्सपीरियंस आपको मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश तो मैंने बहुत करी है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड की बात अलग होती है। लेकिन हाँ, कंटेंट वाइज तुमको नॉलेज बेस्ट मिलेगी, इसकी अब्दुल सर की गारंटी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ग्राफिकल पोर्शन से हम शुरू करते हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ्स, और बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ग्राफ का कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, हर एक बात ग्राफ से रिलेटेड अच्छे से अच्छे तगड़े से तगड़ा सवाल आएगा तो तुम सॉल्व कर लोगे, बस इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। बस तुम ध्यान से सुनते जाना, पूरे फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ तो मुझे सुनना। तो सबसे पहली बात, लाइए कुछ कुछ पुरानी बातें करते हैं। पुरानी बातें, ये प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था भाई। वहां पर हमने पढ़ा था कि यार वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास्टर जी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम मतलब ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेल्टा एक्स बाय टी ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है भाई। सेम ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी बात हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में होता क्या है, जिराफ अभी हम बना रहे हैं, तो जिराफ हम अलग अलग केसेस में बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ध्यान से समझिए। मैंने शुरुआत किससे करी अभी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ से। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में अगर ये ग्राफ बनाया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, तो यहां पर मैं कंसिडर करता हूं कि भाई ये एक हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको दिख पा रहा होगा। अब वाई एक्सिस पर यार मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ने एक्चुअल में मैंने ले ली पोजीशन, दो पोजीशन के बीच के गैप को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, मैं आपको बातें रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूं। और मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है टाइम मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मान लो कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो इसका मतलब आप बताओ कि क्या होगा। क्योंकि देखो एफर्ट जो है ना वो टू साइडेड होते हैं तो ही मजा आता है, एफर्ट अगर वन साइडेड हो तो मजा नहीं आता। और ये बात मुझसे बेहतर तुम समझ सकते हो कि मास्टर क्या कहना चाह रहा है। खाली अकेले तुम ही एफर्ट मार रहे थे, कुछ हुआ क्या, कितनी तकलीफ होती है। तो सोचो कि अगर मास्टर भी सिर्फ अकेले खुद ही एफर्ट मारेगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी। मुझे एफर्ट तुम्हारी तरफ से भी चाहिए होंगे, वो अलग बात है कि तुमको उसकी तरफ से नहीं मिल पाए, लेकिन कम से कम तुम मुझे तो एफर्ट दे सकते हो। तो यहां पर बात ये हो रही है कि समय के साथ साथ क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। समय के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही मेरे भाई, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन में है। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन पे। अरे सर रेस्ट पे है क्योंकि आपने कल ही पढ़ाया था कि रेस्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही तो हम बोलते हैं रेस्ट, और अगर समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो हो जाता है मोशन में। तो यहां पर अगर इस टाइप का आप ग्राफ देख लें मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इतने समझदार हैं कि आप ये बता सकते हैं कि मास्टर जी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाए भाई। देखो अब अगर आपसे कुछ ऐसा बोला जाए कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, कैसा है भाई, ऐसा। अरे कैसा मास्टर जी, ऐसा। अब बताओ क्या होगा। तो यहां पर समय के साथ साथ क्या पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। जब टाइम जीरो था तो पोजीशन भी जीरो थी, एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं यहां पर देखो एक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहा है, मतलब पोजीशन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात मैंने ये भी देखी कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर मैं आ रहा हूं, तो मैं टाइम इंटरवल अगर मान लो 1 सेकंड मेरा आया, तो उसमें मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आया, तो सेम अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चल रहा है। मतलब कहने वाली बात यह है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो कांस्टेंट है। मैं क्या कह सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो कांस्टेंट है। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या ये मोशन में है, रेस्ट में है, मास्टर जी मोशन में, ऑब्वियसली पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन ये कैसा मोशन है, तो भैया यहां पर आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है।
अब यहाँ पर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। मतलब ये टर्म मेरी जो वेलोसिटी आ रही है, ये मेरी टर्म वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मेरे भाई। तो यहां पर इस केस में आप देख सकते हैं कि भैया क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। बात बड़ी बेसिक तरीके से बता रहा हूं, मुझे तो भैया बहुत बेसिक सी बातें लग रही हैं, हो सकता है जिसको आता होगा उसको भी बहुत बेसिक लग रही होंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी प्री जज ना करें। मास्टर लेवल ऐसा होगा कि तुम्हारे लेवल भी निकाल देगा, बस तुम सुनते जाना। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। तो हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा इधर ही लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप जो देख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी स्लोप भी तो है। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको ये पोर्शन इधर ही हम पूरा कर देंगे। भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ही बात हो रही है। तो इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैं एरो दिखा देता हूं, यहां से हम इधर आ गए। भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मास्टर जी? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सही बात है। तो वाई एक्सिस पर कौन है? एक्स। अब यहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, घबराना मत भैया। चेंज इन वाई एक्सिस पर, यहां पर एक्स का मतलब मेरी पोजीशन है, तो चेंज इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का चेंज मतलब डेल्टा एक्स, और चेंज इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर मेरा क्या है? एक्स एक्सिस पर मेरा क्या है? टाइम। तो यहां पर चेंज इन एक्स एक्सिस में मतलब मैं यहां पर डेल्टा टी लिखूंगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो स्लोप का मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, जो कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बन गया। तो स्लोप तो हमारा वेलोसिटी आ गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है सर जी? वेलोसिटी है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो यार, वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी है, तो अब क्या करें? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी दे रहा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा, यार स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी तो होता था। अगर यहां से आपसे कहा जाए कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी तो होता था। तो ये वेलोसिटी tan थीटा के बराबर भी आ गई। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बात तुमको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तुमको खुद ही याद हो ही गई कि भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम निकालेंगे तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम आएगा, जो कि वेलोसिटी होता है, जो कि tan थीटा भी हम कह सकते हैं। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मुझे ग्राफ का थीटा मालूम होगा, तो tan थीटा करके मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो ये जो मैंने अभी स्क्वायर ब्रैकेट में कहानी करी, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि एक मैं सिंपल सा बेसिक से तुमको सवाल दे देता हूं। सवाल ये है, देखते हैं आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक दिस, इधर एक्स है और इधर टी है, और ग्राफ कुछ ऐसा करके दे दिया जाए, एक लाइन जा रही है ऐसे, सही है भाई, और एक लाइन जा रही है ऐसे, तो और इनकी जरूरत पड़ेगी तुमको, किसी ना किसी सवाल में आ ही जाएगा। तो अब बताओ ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा? ऑब्वियसली सर जिसका एंगल ज्यादा। ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा? ऑब्वियसली सर जिसका एंगल ज्यादा। तो यहां पर मैं साफ साफ कह सकता हूं कि ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी। तो जिसका ग्राफ तेजी से खड़ा होगा, मतलब जिसका तेजी से खड़ा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जिसका आराम आराम से खड़ा हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है। मैं स्लोप की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो बात यहां से ये निकल कर आ गई क्या, कि वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि यार वेलोसिटी जो है हमारा, अगर इंस्टेंटेनियस थी, ये तो एवरेज है, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी तो उसको हम dx बाय dt भी बोल रहे थे। स्टिल देखो dx बाय dt है तो चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, तो वो भी स्लोप के तो बराबर है ही, बात तो सारी सेम ही है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो तो भी आप निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे अभी बता देंगे हम। जैसे कि जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो, बात तो सही कह रहे हो सर आप, जरूरी थोड़ी है ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं, और भैया ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा हो, लाइक दिस, तो मेरे भाई क्या यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है? इस ग्राफ में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है भाई। तो अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले इस ए वाले पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी क्या,
तो पहली बात, यहां पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट होते तो स्ट्रेट लाइन जाती। तो यहां पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो कैसे पता चलेगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक टेंजेंट बनाऊंगा, और ये जो टेंजेंट मेरे यहां पर स्लोप मुझे दे रही होगी या फिर tan थीटा दे रही होगी, तो वो टेंजेंट वाला एंगल मुझे बताएगा वेलोसिटी के बारे में। समझ रहे हो? तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर ए वाले पॉइंट है, तो ए वाले पॉइंट के लिए एंगल आ गया थीटा। सोचो अगर ऐसे यहां पर एक बी वाला पॉइंट होता, तो बी वाले पॉइंट के लिए भी मैं ऐसे टेंजेंट बनाता। अब यहां पर बताओ कि वी ए और वी बी में कौन बड़ा होता? खुद ही सोच के बताओ, इसका जवाब आप खुद से दो, दिल दिल में अपने आप को दो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि यार ए वाले पॉइंट पर स्लो मास्टर ने बनाया तो ऐसा आया, लेकिन बी वाले पर देखो लाइन और ऊपर खड़ी हो गई। तो अगर बी वाले पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाऊं ना, तो चलो ब्लाव बना के दिखाई देता हूं। तो बी वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसी जाएगी, तो बी वाले का एंगल और बड़ा हो गया नहीं हो गया? सोचो, ये अगर थीटा ए था तो ये थीटा बी हो गया, तो एंगल जिसका बड़ा वेलोसिटी उसकी ज्यादा, तो सीधी बात है यहां पर वी ए वी बी से ज्यादा। तो मैं किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भी है, स्टिल मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी, स्टिल मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी, बस उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा। समझ रहे हो? तो वो मुझे उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी, मतलब मैं एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से। तो मुद्दे की बात क्या निकल कर आई? मुद्दे की बात ये निकल कर आई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है? वेलोसिटी देता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देता वो। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? हमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी देता है। आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया है, इसके बारे में दोबारा से अच्छा खासी चर्चा होगी, अभी नहीं होगी, रुक के होगी थोड़ी सी। ये एक्स्ट्रा स्लाइड यहां से हटा देते हैं भाई। हाँ, चर्चा होगी, रुक के होगी। अब आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। पहले मैं सब आपको बेसिक बेसिक वाली नॉलेज दे देता हूं, फिर उनको जब मिक्स करके पढ़ेंगे तो अच्छे लेवल की बातें निकल कर आती हैं। तो आइए हेडिंग डालिए, वेलोसिटी टाइम जिराफ। आहा, वेलोसिटी टाइम जिराफ, मतलब अब हम वो ग्राफ बनाएंगे जिसमें वेलोसिटी और टाइम आ रहा हो। ठीक है सर, ओके, बना देते हैं, बना दिया। तो यहां पर हमने ले लिया है वेलोसिटी, यहां पर हमने ले लिया है टाइम। इसको भी पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर बार बार इसको करने की जरूरत पड़ती है। तो एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है, कैसा दे रखा है सर? मास्टर जी ऐसे दे रखा है, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब ये है मेरे भाई कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे अभी पीछे वाली बात में ध्यान आई। देखो यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि भैया tan थीटा होता है, वेलोसिटी हमें देता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। यहां पर बताओ, पहले वाले केस में हमारा थीटा क्या है? स्लोप क्या है? आप लोगों ने इतना मैथ्स में तो यार पढ़ा होगा, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया हमारे अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो हमारा स्लोप 0 हो जाता है। तो मैं देखो कैसे कह पाया कि रेस्ट पे, इसको दूसरा इसका रीजन भी ये समझो कि यहां पर मुझे मालूम है कि इस वाले ग्राफ में स्लोप 0 है। स्लोप 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! कॉन्सेप्ट पर पकड़ आने लगी थोड़ी थोड़ी ऐसे। और ये तो अभी कुछ भी नहीं था, अभी तो आगे बहुत कुछ तुम देखोगे। फिलहाल वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। अल्लाह, वेलोसिटी के फॉर्मूले भी देख लो एक बार। तो हमने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है, तुमने जीवन साथी चुना है, जिसमें तुमने क्या लिखा है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देगा, देखते हैं। यहां से अगर आप देखो तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है? वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी आ रहा है। बात तो सही कह रहे हो आप। चेंज इन पोजिशन या फिर बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? वेलोसिटी इंटू टाइम करके आ रहा है। और वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर और टाइम है एक्स एक्सिस पर। तो कहीं ना कहीं ये एरिया है। अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम। कहीं ना कहीं ये एरिया है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे रखा है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप पता है क्या करोगे? आप इतने पोर्शन का एरिया निकालोगे। समझ रहे हैं बात को? आप मेरे भाई इतने पोर्शन का
ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं शेडेड करके, आप इतने पोर्शन का एरिया निकालोगे। मतलब यहां से ये बात निकल कर आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके पास है, समझ रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो उसका एरिया आपको देगा चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सीधी सी बात ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये थोड़ा सा और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, मैं क्या बता रहा हूं अभी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, ये एक बार में नहीं पढ़ाई जा सकती, इसको हम थोड़ा खुल खुल के सारी बातें समझते जाएंगे। चले एक बार अच्छे से देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अच्छा, आप लोगों ने यार फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का, समझ रहे हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर पढ़ा तो है, तो ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वाई एक्सिस और टाइम मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस। ये तो फिर से स्लोप हो गया। हाँ, ये क्या हो गया, ये तो फिर से स्लोप हो गया। मतलब मास्टर जी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा हो कुछ ऐसा, कैसा भाई मेरे भाई, मास्टर जी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा हो कुछ ऐसा, तो यहां पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो चेंज समय के साथ साथ कितना आया, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्सप्रेशन होता है और डेल्टा वाई एक्सिस अपॉन डेल्टा एक्स एक्सिस ये स्लोप होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है। मतलब फिर वही बात है कि यहां पर अगर एंगल थीटा है तो इसको मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखूं या फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखूं या फिर इसको टेन थीटा लिखूं, मेरी मर्जी, क्योंकि सबका मतलब सेम है। अच्छे से इसको देखिए, ये डब्बा तुम्हारे काम का है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल जेडब्ल्यूएमएस में क्यों आता है, पहले तो आते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, और क्यों आते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीजें देता है, अगर उसके ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा और अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा। याद रखना ये जो एरिया आता है ये लाइन के नीचे नीचे का एरिया होता है। मतलब अगर मैं यहां से भी एरिया निकालता तो इतने पोर्शन का एरिया, इतने पोर्शन का एरिया मुझे क्या दे देता, डिस्प्लेसमेंट दे देता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल रहा हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो जरा आइए समझते हैं, अगर हमें ग्राफ सर ऐसे दे रखा होता तो मान लो ऐसे और फिर ऐसे, अब बताओ क्या है। तो मास्टर जी जब यहां पर आप एरिया निकालने चलोगे, सुनना ध्यान से, मास्टर जी जब आप एरिया निकालने चलोगे तो ऊपर का एरिया निकालोगे, मैंने कहा सही बात है भाई ऊपर का एरिया निकालूंगा, और फिर नीचे का भी एरिया निकालोगे, मैंने कहा सही बात है। तो ऊपर वाला जो एरिया आएगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा और नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। मतलब यहां पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव तो एरिया भी नेगेटिव, तो अगर ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अरे ध्यान से सुन रहे हो या नहीं, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आगे गया फिर शायद कुछ चल के पीछे आया, तो ओवरऑल कितना चला। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का मतलब है, तो यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस में आगे गए और चल के पीछे आए, तो जो चल के पीछे आए वो भी तो ऐड ही होगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो याद रखना, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, अगर तुम क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो अगर इसका ऊपर वाले पोर्शन का एरिया A1 और नीचे वाले पोर्शन का एरिया A2, तो यहां पर एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे A1 माइनस A2। लेकिन यहीं पर अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो चाहे एरिया पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मैटर नहीं करता, सबको ऐड करना है, तो वहां पर फिर आप A1 प्लस A2 करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, वरना न्यूमेरिकल में तुम्हारी लुटे डूब जाएगी। एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपको लेके। चले, अब फिर वही बात है, फिर वही बात है, जैसे हमने पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन, लाओ मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस बन गया यहां पर। हाँ तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार एक्सेलरेशन जो होता है वो डीवी बाय डी भी तो हो सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अरे जैसे एवरेज एक्सेलरेशन था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाय डी। तो वहां से भी वही बात है, वहां से भी वही बात है क्या,
ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है। मतलब अगर यहाँ पर जरूरी थोड़ी कि वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन होती, अगर कर्व भी जा रही होती, अगर कर्व भी जा रही होती तो अब आप बताओ क्या होता, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते तो टेंजेंट आपको उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन दे देती। तो ये बात अब मुझे दोबारा से बताने की जरूरत जहां तक मुझे लगता नहीं है। तो यहां तक अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि भाई साहब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो स्लोप निकालो, वेलोसिटी आएगी, और अगर तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। सारे एरिया ऐड कर रहे हो तो अगर सब पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन अगर कुछ एरिया पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करा तो डिस्प्लेसमेंट आया, सबको ऐड कर दिया तो डिस्टेंस भी आया। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो तुम ये मत कहना डिस्टेंस देता है, एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट ही देता है, वो तो हमने जुगाड़ लगा ली। और वहीं पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसी बात से कहीं ना कहीं तुमको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। 3 स्टार मैंने मार्क कर दिए हैं, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है इस सेशन के अंदर ये वाला टॉपिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ तीसरा वाला जो हमें पढ़ना था, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मेरे प्यारों, कौन सा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम जिराफ। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी बहुत ढेर सारे सवाल कराऊंगा, परेशान ना हो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, तो भैया यहां पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा दिया, ठीक है भाई। अब आगे तो एक्सेलरेशन मैंने ले लिया है वाई एक्सिस पर, टाइम मैंने ले लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इसमें देखिए क्या होता है। अब इसमें यह है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से अगर मान लो दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समय के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ये मुझे देगा क्या? देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था, तो चेंज इन वेलोसिटी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो रहा है। बात तो सही है मास्टर, हाँ सही बात है। चेंज इन वेलोसिटी जो है कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो रहा है, बात सही कह रहे हो सर, हाँ सही है। और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस, तो कहीं ना कहीं ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एरिया नहीं हो गया? हाँ, ये तो एरिया हो गया। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो वो आपको क्या दे देगा? याद रखना, वेलोसिटी नहीं देगा, वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होती है। ये डब्बा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी नहीं देता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मतलब यहां पर डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है। बात को समझ रहे? अच्छा, इसका स्लोप कुछ देगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है भाई साहब? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप वैसे तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता बुक के अंदर, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और टाइम के साथ साथ मान लो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है जी, टाइम के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन में भी चेंज आ गया, यहां पर एक्सेलरेशन में भी चेंज आ गया, तो चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम ये एक्चुअल में आपको देता है झटका, मतलब जिसको हम कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं? जर्क। जर्क मतलब झटका, कि कितना झटका लगेगा वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे तुम स्पोर्ट्स कार के अंदर एकदम से एक्सेलरेटर देते हो तो वहां पर ऐसा कौन सा होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? वहां पर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उस चीज में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, तभी तो तुमको एकदम ऐसे पीछे हो जाते हो, तो वो झटका लगता है तुम्हें, तो उसको हम जर्क कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें हो गई, सारी बातें पता चल गई। अब ये थोड़ा सा कन्वर्जन भी खेलते हैं और ग्राफ तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएगा। देखो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बस तुम समझते जाओ। ठीक है, पहले ढेर सारे ग्राफ बना लेते हैं।
अरे घबराओ मत, तुम्हारी लाइट नहीं गई है, कोई अंधेरा नहीं हुआ है। जिस तरीके का अभी अंधेरा तुमने देखा था, मुझे पता है कि कुछ कुछ इसी तरीके का अंधेरा चल रहा है तुम्हारी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अंदर रोशनी जलाने मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। आपको ना इस टाइम पर कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ये बताए भाई इस हफ्ते तुमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे तरीके से आप मॉनिटर चीजों को रखोगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी जाती है। और आप भी चाहते हो कोई ना कोई ऐसा हो जो यार मेरा पूरा ट्रैक रख पाए। और आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है वो पढ़ने के बाद आपने कितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर सवाल बनाए हैं, एक टेस्ट के तौर पर तुमको पता चल जाए कि भाई मैं अभी किस लेवल पर हूं और कितना पढ़ने के बाद मैं कितने नंबर लेकर आ पा रहा हूं। तो परेशान मत हो, ये सारी मुसीबतों का हल तुम्हें मिल चुका है, जो है हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, एकलव्य टेस्ट सीरीज ये पूरे का पूरे भैया जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर आते हैं। और वो कैसे? क्योंकि हम पुराने 5-6 साल का पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या पैटर्न रह रहा है और क्या चेंज होता है, और उसी के बेसिस पर 2026 में चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज हमारी इस टेस्ट सीरीज से रखे हुए थे। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चे इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा। ये तुम्हारी जेडब्ल्यू की जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, अब्दुल सर का ये बात है। आइए अब यहां से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो कि हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसा, तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे रखा है, ये तो आपने बताया नहीं। बता तो दिया, और कैसे बताऊं सर, कहां है? तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो भाई दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 तो इसका मतलब क्या? वेलोसिटी 0। हेलो, अगर एक्सेलरेशन 0 तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 की तुमसे किसने कहा? एक्सेलरेशन 0 का मतलब भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 0। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी 0, ये किसने कहा कि वेलोसिटी 0 होगी? 0 हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भाई हमें यह भी बात मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम आता है। तो यहां पर चेंज इन पोजीशन तो हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी तो आ गई। अब वेलोसिटी अगर आ गई तो पोजीशन में चेंज आ गया, और समय के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा जाएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखकर वेलोसिटी और पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया। अब सेम ऐसे आगे बढ़ते हैं, भाई इधर आ जाओ। अब इधर की कहानी क्या है? अब यहां पर ये एक्सेलरेशन है, यहां पर ये टाइम है। अब इस बार एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दे रखा है लेकिन पॉजिटिव है। तो अब बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो मास्टर जी, अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही दिखा दिया आपने। पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन दिखा दी। तो अब अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया मास्टर जी? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज कांस्टेंट हो गई, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ग्राफ ऐसा जाएगा। अब देखो इस बार वेलोसिटी देखो कांस्टेंट थी तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर उठता हुआ था। अब यहां पर वेलोसिटी ही बढ़ रही है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है ना मेरे प्यारे, तो फिर तुम्हारा ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि अब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पहले सेकंड में अगर 5 मीटर कवर हुए थे तो अगले सेकंड में हो सकता है 10 मीटर कवर होंगे, उसके अगले सेकंड में 20 मीटर, उसके अगले सेकंड में 40 मीटर, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भैया पोजीशन का ग्राफ तेजी से भागेगा एज कंपेयर टू द टाइम। तो ग्राफ ऊपर तेजी से उठेगा एज कंपेयर टू द टाइम, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। ग्राफ विल गो लाइक दिस। इसको हम अपवर्ड हाइपर मतलब अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, या फिर अपनी लैंग्वेज में मैं इसको कहता हूं सीधी लुटिया। सीधी लुटिया मतलब वो लुटिया होती है ना, बोल टाइप की होती है, तो वो सीधी है। तो सीधी है तो ऐसा तुमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ही अगर तुमसे क्या कहा जाता, तुमसे कहा जाता मेरे भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है।
एक्सेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेशन कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है। तो कैसे दिखाओगे मास्टर जी? अगर नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो मैं नीचे नेगेटिव एक्सेस में दिखाऊंगा ना। मैंने कहा सही बात है, बात तो तुम्हारी सही है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखाओगे? सर जी अब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ग्राफ वेलोसिटी में भी स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है तो ये देखो नीचे की तरफ जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं तुमसे कहता हूं भाई पोजीशन टाइम ग्राफ बता, तो वही बात है, यहां पर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्स की वैल्यू तेजी से भागेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर ये ग्राफ जैसे उधर दिखाया था सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, या फिर मैं बोलूंगा उल्टी लुटिया। उल्टी लुटिया, लुटिया डूब गई, यहां पर लुटिया उल्टी हो गई, ऐसे हो गई, समझ रहे हो? ऐसे हो गई, बस ये कहानी। और कुछ कुछ सवाल दूं ग्राफ के? चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, कैसा? ऐसा, ठीक है? तो इसको देखकर आप हमें बताइए कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये सवाल है भाई, ये मैं आपको सवाल ही तो कर रहा हूं, इस टाइप के तो सवाल आते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये देखकर बताइए। तो बता देंगे सर, क्या दिक्कत वाली बात। हमने ये देखा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो लुटिया सीधी होती है, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसे कर्व लेके ऊपर जाएगा। समझ रहे बात को? उसके बाद वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी, भाई साहब देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो फिर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रहा था। जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो जब वेलोसिटी ऊपर उठ रही थी तो लुटिया ऊपर उठा दी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लाइन सीधी ऊपर उठाओ, तो लाइन सीधी ऊपर उठाएंगे सर, ठीक है? समझ रहे हो? उसके बाद अब वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो गई, भाई वेलोसिटी गिर रही है ना, तो वेलोसिटी गिर रही है तो लुटिया उल्टी। अब लुटिया उल्टी है तो इसकी लुटिया उल्टी अगर मैं करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगी। उल्टी मतलब उल्टी लुटी ऐसी तो होगी। ये तुम चाह रहे थे नेगेटिव में दिखाओ, अरे है तो अभी वेलोसिटी पॉजिटिव, बस वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए उल्टी लुटिया बनानी थी। अब उल्टी लुटिया ऐसा तो था नहीं। अरे यार तुम समझ नहीं पा रहे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर ने उल्टी लुटिया अगर बनानी थी तो ऐसे क्यों नहीं बना रहे, ऐसे क्यों नहीं बना रहे, तो ऐसे समझे नहीं तुम भाई, तुम समझे नहीं। यहां पर वेलोसिटी देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो इसका मतलब तो ये है ना, तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, इसका मतलब तो ये है कि ऑब्जेक्ट चल के वापस पीछे आने लगा, क्योंकि देखो पोजीशन उसकी नीचे की तरफ होने लगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले वेलोसिटी बढ़ी तो आगे की तरफ भी बढ़ती हुई वेलोसिटी से जा रहा था, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो स्टिल आगे की तरफ ही जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी अगर डिक्रीज भी होने लगी तो ये कौन सा पीछे आने लगा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी से स्टिल जा तो अभी भी आगे रहा है, तो ग्राफ तो ऊपर ही उठेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्राफ तो ऊपर ही उठेगा, तो ग्राफ अगर ऊपर उठेगा तो लुटिया उल्टी ही करके दिखानी है, लेकिन ऊपर उठती हुई लुटिया दिखानी है जो कि उल्टी है। स्टिल अभी भी तो है ऐसी उल्टी लुटिया का हिसाब, ये है। अब अगर आपसे कोई बोले एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो भैया वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो हमारा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हमारा एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन हमारा उतने पार्ट के लिए जीरो। उसके बाद वेलोसिटी अगर गिरने लगी, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होने लगी, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होने लगी तो हमारा फिर उतने पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। देख सकते हैं आप? तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आप कोई से भी ग्राफ को भैया कन्वर्ट करा लो, होते सब ऐसे ही है। चले मेरे भाई, आओ अब जरा फटाफट सवालों पर आ जाते हैं। ज्ञान तो मैंने आपको काफी दे ही दिया है, ठीक है? चलिए, अब जैसे ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा अब जल्दी जल्दी सवालों को उधेड़ेंगे हम, ठीक है? तो जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो दिए और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है मास्टर जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो हमें वी ए और वी बी का रेशियो चाहिए। तो वी ए की वेलोसिटी डेट इज स्लोप उसका तो tan 30, वी बी मतलब बी की वेलोसिटी डेट इज tan 60। आ रही बात समझे? तो tan 30 अपॉन tan 60 करेंगे तो tan 30 इज 1/√3 और tan 60 तो होता ही √3 है, तो ये करके हमारा 1/3 आ गया, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर गया। देख लीजिए एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो।
ठीक है भाई, चले आगे। और देख लो भाई, और भी काफी सवाल होंगे ऐसे ऐसे ही। इसको गलत दे रखा है आंसर भाई, आंसर 1/3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब यहाँ पर हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकंड। तो जब 0 से 5 सेकंड पर आए तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो बहुत सिंपल, देखो ये सवाल तुमको इजी लगेंगे क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो मैंने क्या पढ़ा है आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने क्या पढ़ा था कि भाई टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बस इतना ही चाहिए ना। तो मास्टर जी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 0 से 5 सेकंड में शुरुआत तुम्हारी 0 से हुई थी लेकिन खत्म हुआ तुम्हारा -10 पर। तो अगर तुमसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ तो 0 से -10, तो डिस्प्लेसमेंट तो -10 का ही हुआ ना। नहीं सर 20 आगे गया था, अरे भाई वो ठीक है, हुआ तो डिस्प्लेसमेंट -10 का ही ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के गैप से मतलब है। और टाइम कितने टाइम में हुआ, 5 सेकंड में हुई ये कहानी। तो यहां से माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सी बात हो गई है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपको ये सारी कहानी मैंने आपको बताई दी है। अब आ जाओ, जेडब्ल्यू में 2026 में सवाल आया इसी बात के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला और एवरेज वेलोसिटी क्या है ये बताओ। तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछा है। तो मैंने क्या बात पढ़ाई कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो तो डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन सारे एरिया को ऐड करना। अब एरिया तो निकालना जानते हो, जैसे कि यहां पर देखो एक पूरा ट्राइंगल है, ऊपर एक बड़ा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू इसकी बेस कितनी हो गई, बेस हो गई 20 और हाइट हो गई 5, तो 20 इंटू 5 प्लस उल्टे वाले ट्राइंगल। अब ये जो उल्टा वाला ट्राइंगल है, तो मेरे भाई उल्टा वाले ट्राइंगल को तुम सब्ट्रैक्ट करते अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता। अभी डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो इसकी भी वही कहानी, हाफ इंटू बेस। तो देखो 20 और 40 के बीच का गैप स्टिल 20 ही बैठेगा, 20 और 40 के बीच का गैप स्टिल 20 ही बैठेगा। तो ये 20 इंटू इसकी भी हाइट कितनी है नेगेटिव में, देखिए इसकी भी हाइट कितनी है नेगेटिव में, नेगेटिव में 5 ही है, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे हिसाब से 50 और ये बैठा 100 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। अब आपसे कहा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी बता। तो भैया वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करने वाले की तो लुटिया डूब जाएगी। वो पता क्या करेगा, वो 100 को 40 से डिवाइड कराएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड करके ऑप्शन डी मार्क करके आ जाएगा, लुटिया डूब गई। क्यों, हमें तो भाई मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे मैंने अभी तो बताया था डिस्प्लेसमेंट जब करना हो तो नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये 50 माइनस 50 हो गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट भाई। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0, तो इसका मतलब डिस्टेंस 100 मीटर चला है। और 2.5 मीटर पर सेकंड जो आ रही है वो एक्चुअल में एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या बात है यार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। चलूं आगे, चलो सर आगे, बिल्कुल सही। और कराऊं, लो जिड अब सवाल ही सवाल करेंगे, इतनी देर से पढ़ाई रहते भाई। 0 से 4 सेकंड में आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। क्या करना है, एरिया निकालना है। 0 से 4 सेकंड मतलब इतने पोर्शन का 0 से 4 तक का एरिया निकाल दो। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस नीचे हो गई 2 और हाइट हो गई 10, और फिर ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 2 और हाइट हो गई 10, समझे। तो ये 10 प्लस 20 डेट इज 30। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले 10वीं सवाल है भाई, कितने भी तुम मुझसे करवा लो, करते जाएंगे हम। अब ये 0 से 30 सेकंड में, अब यहां पर तुमको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया, कोई बात नहीं। क्या पूछ रहे हैं, कहा जा रहा है अगर जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो हमने ये पढ़ा है कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दे मेरे भाई। तो अभी जितना भी तुमको पूरा पोर्शन दिख रहा है, इसके नीचे नीचे का तुमको एरिया चाहिए, इसके नीचे नीचे का आपको एरिया चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम तो वो 0, मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम है कि 0 है तो इसलिए 0 लिख दी। अब यार ये सब कुछ तुमको मजदूरी करनी पड़ेगी, कर लोगे। ये पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल का, फिर ये ट्राइंगल का, और उन सबको ऐड करना।
मैं करा देता हूं, चलो। हाफ इंटू बेस हो गई 10, हाइट हो गई 2, प्लस अभी ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये पिंक वाली, तो ये 2 + 1, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज 3, और पैरेलल साइड के बीच का गैप ये 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में 5 का गैप आ गया। फिर उसके बाद रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में देखो ये लेंथ हो गई 5 की और ये ब्रेथ हो गई 1 की, तो 5 इंटू 1 5 ही आ गया। फिर जा रहा हूं, फिर ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस बैठ रही है 5 की और हाइट बैठ रही है 1 की, देखो ये 1 की बैठ रही है। सही जा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो ये बना 10 और ये बना 5 और ये आ रहा है 15/2 + 5/2, 7.5 प्लस, तो ये 10 ही आ गया। मैंने कोई मिस्टेक करी है? पक्का मैंने कोई मिस्टेक करी है? 15/2 + 5/2, तो 10 ही बैठ रहा है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 10, हाइट है 2, तो ये 10 बैठ रहा है। ट्रेपेजियम का है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 सही है। लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो लेंथ है 5, ओ सॉरी लेंथ हमारी यहाँ पर 10 है, ओ माय बैड, ये 10 आएगा बच्चों, सॉरी यार सॉरी, ये 10 हो गया फिलहाल, तो ये 30 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 30 आ रही भाई, देख लीजिएगा फाइनल वेलोसिटी 30 है। कैलकुलेशन तो तुम लोगों को करनी थी वैसे भी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ एरिया अंडर द कर्व। अब वैसे तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और फील आ जाए। ठीक है, मैथ्स में तो आप इसको डिटेल में पढ़ते ही है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, क्योंकि सारी भाई बात आज ग्राफ की हो रही है, तो होगी तो फिर तरीके से ही होगी। तो हेडिंग इज एरिया अंडर द कर्व। तो क्या होता है मेरे भाई और मेरी बहनों, ध्यान से जरा सुनो। तो एरिया अंडर द कर्व की कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है दे रखा है सर, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, अरे भैया ये सफेद भी नहीं आ रहा, हाँ दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो अगर आपको कुछ ऐसे भी ग्राफ दे रखा है ना, ऐसे करके कुछ कर्व करके भी दे रखा है, और आपसे कहा जा रहा है कि अभी इसका एरिया बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा एरिया, मैं कैसे बताऊंगा एरिया? तो इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देना चाहिए, लेकिन तुमको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेता हूं भाई। इसमें मैंने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा, कर लिया, तो जिसकी थिकनेस तो मैंने मान ली है कि dx है, और जिसकी जो लंबाई है वो मैंने मान ली है कि y है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया भी तो स्मॉल ही होगा, मतलब डी ए। डिफरेंशिएशन में या बहुत छोटी चीज में हम डेल्टा ए ना बोल के डी ए बोलते हैं, डी यहां पर डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो डी ए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है y और ब्रेथ है dx, क्योंकि dx भी काफी स्मॉल है। अब अगर आपसे कोई बोले कि यार नहीं हमें तो भाई टोटल एरिया चाहिए, तो अगर टोटल निकालना होता है तो अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर मैं आम भाषा में कहता हूं कि नाजिम साफ बना दो, एक इधर साफ बना दिया, एक इधर साफ बना दिया, तो इंटीग्रेशन करके टोटल एरिया आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो मतलब एक्चुअल में एक फॉर्मूला टाइप का बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स जो है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, समझ रहे हो? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अगर आप कहीं पर भी देखें तो समझ जाना कि वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब आओ जरा मैं तुमको थोड़ी सी फील आएगी, जो हमने बातें शुरू में पढ़ी है ना उसकी फील तुमको अब यहां पर आएगी, ध्यान से जरा समझना, ध्यान से समझना, ठीक है? तो देखो बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है, हमने पढ़ा है कि v का फॉर्मूला dx/dt होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो dx का फॉर्मूला v dt हो जाएगा,
तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हो जाएगा। समझ रहे हो? और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स की तरह ही तो है। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो जब मैं बनाया करता था ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे भाई, जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता था तो y का काम कर रहा है v और x का काम कर रहा है t। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ y dx बोलो, ये इंटीग्रेशन ऑफ v dt बोलो, बात सेम ही है। तो एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dt भी है, ये फिर मैं बोलूंगा एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी है। वही बात जो पीछे मैंने पढ़ाई थी वो यहां पर दोबारा आ गई, लेकिन अब ये बात थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में आई और थोड़ा सा अब प्रूविंग की फॉर्म में आई, क्योंकि वहां पर मैंने सिर्फ ऐसा कह दिया था ना वेलोसिटी इनटू टाइम हो रहा है, और यहां पर तुमको कंफर्म प्रूफ मिल गया कि भाई साहब ये एक्चुअल में एरिया ही होता है। समझ रहे हो? सेम ऐसी और थोड़ी सी फील दे रहा हूं। देखो भैया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था मास्टर जी, डीवी बाय dt था। तो डीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, ए dt हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेट करा तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। मतलब क्या बात यहां से निकल कर आई कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नहीं सॉरी, अगर मेरे पास y एक्सिस पर एक्सेलरेशन है और x एक्सिस पर टाइम है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द कर्व ही चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि ये भी देखो y dx की फॉर्म में हो गया। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, ये भी एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक ही बात को मैंने दो बार तुमको बात पढ़ा दी और अलग अलग तरीके से पढ़ा दी, ताकि तुमको फील आ जाए, तुम्हारे दिमाग में ये बातें हमेशा के लिए छप जाए। और यहां से एक चीज और मैंने, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैंने कुंडली सेट कर दी, क्या कि भाई अगर वेलोसिटी निकालनी है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। चलो ये मैं अगले स्लाइड पर एक बार दोबारा से लिख देता हूं अच्छे तरीके से और क्लियरिटी आ जाएगी। आई होप यहां तक तुमको सारी बातें समझ में आ गई है। तो ये एरिया अंडर द कर्व वाली कहानी है। तो अब जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो तभी लगाओगे ना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ऐसे केस के अंदर जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाय dt है, मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है? तो सेम इसी तरीके से हमने अभी पीछे ये भी तो देखा, x क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मतलब x को डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी आ रही है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सेम ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्सेलरेशन आ रहा है, और वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सॉरी एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेलोसिटी आ रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की उल्टी बातें हो गई। आई होप आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत मैं अभी बता भी दूंगा। वैसे तो मैथ्स में आप ये सारी बातें डिटेल में अच्छे से पढ़ते ही हैं। तो अब हमने ये बात देखी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt, लेकिन एक और बढ़िया वाला फॉर्मूला है जिसके ऊपर कई बार सवाल आते हैं, लॉज ऑफ मोशन में भी वो काम में आता है। ध्यान से जरा समझना भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास्टर जी dv बाय dt आपने कहा, हमने माना, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर इसको ऊपर नीचे में dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए, नहीं है सर। नहीं नहीं भाई घबराओ मत, तुम्हारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। और बताइए तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी? आई होप अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे और सो तो नहीं गए होगे, क्योंकि भैया जब अगर इंसान को दिशा पता नहीं होती, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई और ही आ गया। तो जब तक तुम्हें भैया सही दिशा पता नहीं होगी तो भाई नींद तो ऑब्वियसली आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इस टाइम पर चाहिए गोल, एक टारगेट के भाई तुम्हें कितनी परसेंटाइल लेकर आनी है जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, और तुम्हारा क्या रैंक लेकर आनी है, और उसके लिए तुमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फोकस के साथ अच्छे से तैयारी करा करो, और गोल अपने सामने जहां पर भी पढ़ते हो ना सामने रखा करो कि मेरा क्या गोल है, और उस गोल को अचीव करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुमको टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारे टेस्ट तुमको देने चाहिए, अदरवाइज तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो, तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है और वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बच्चे को पता नहीं होता कि भाई मेरा स्कोर ही क्या चल रहा है, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक एकलव्य टेस्ट सीरीज, जो कि प्रूवन टेस्ट सीरीज है, जो एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल एज इट इज जेडब्ल्यू मेंस में रखे बात हैं। 2026 में आप देख लो, जनवरी या मई अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर
80% से ज्यादा सवाल एज इट इज आए थे, तो इसको तुमको लगाना चाहिए। तो ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे बेस्ट तुमको एकलव्य टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट सीरीज तुमको नहीं मिलेगी, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आइए अपना यहाँ से लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। नहीं सॉरी, ऊपर नीचे डीएक्स मल्टीप्लाई कराया ना, तो तकलीफ तो हो जाती है इसमें। ऊपर नीचे डीएक्स मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी डीएक्स नीचे भी डीएक्स, कट जाएगा तो बात तो वही रहेगी। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस dx बाय dt को कंसिडर करूं तो ये तो वेलोसिटी है ऊपर वाली। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dx बाय dt की जगह पर वेलोसिटी, और बाकी जो बचा रहा dv बाय dx वो अलग लिख दिया। मतलब बात ये हो गई कि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम के टर्म्स में। अगर टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा यहीं पे क्लियरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल करा देता हूं। एग्जांपल ये है, जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी तो अभी हम सवाल करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है 2t², आपसे कहा जाएगा एक्सप्रेशन बताओ, तो एक्सप्रेशन क्या करोगे आप, dv बाय dt आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो 2 एज इट इज रहा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो t की पावर 2 आगे मल्टीप्लाई में आ गई, और फिर t की पावर जो भी होती है वो एक कम हो जाती है, तो 2 में से एक कम करूंगा तो 1 हो जाएगी। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4t आ गया। बहुत बढ़िया बात हो गई सर। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ये कहा जाता कि वेलोसिटी 2x² है, अब बता भाई एक्सेलरेशन क्या है, तो यहां पर dv बाई dt का फॉर्मूला मत लगाना, अब यहां पर लगाना v dv बाई dx। मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 2x² रख दी, और अब 2x² का x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 8x³ ये हमारा आ रहा है अब एक्सेलरेशन। तो दोनों फॉर्मूले का डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप आपको। चलो आगे चले भाई, चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये सारी बातें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। वैसे तो ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, एरिया अंडर द कर्व, ये सब बातें हो चुकी हैं। आइए फटाफट एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि बॉडी ने रेस्ट से चलना शुरू करा जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था रेस्ट से चलना शुरू करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें बात मालूम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एरिया के बराबर। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 11, हाइट है 10, तो ये v माइनस 0 इज इक्वल्स टू आ गया 55, मतलब वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड आ रही है। वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। चले आगे। अब ये सवाल जेडब्ल्यू में 2021 में आया हुआ, अब तक के सारे सवालों का सबसे बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल कभी एडवांस में भी आया करता था, फिर ये मेंस में आने लगा, और 2021 के जेडब्ल्यू मेंस के सवाल काफी टफर साइड में माने जाते थे फिजिक्स में। जैसे जिस लेवल के अब आते हैं ना, उस लेवल के तब नहीं आते थे, तब अच्छे लेवल के आते थे। अब ये सवाल मैं आपको कराऊंगा बढ़िया। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से समझना, बहुत बहुत फोकस के साथ समझना। कहा जा रहा है कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा। गाड़ी ने चलना शुरू करा रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और अल्फा के कांस्टेंट रेट से चलना शुरू करा। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आती है। मतलब गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से उसने चलना शुरू करा, तो भाई चलते चलते ये गाड़ी उठेगी, तो गाड़ी मतलब वेलोसिटी उठेगी, तो वेलोसिटी उड़ गई। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, अल्फा के कांस्टेंट रेट से उठी है, ठीक है। तो भाई मैं ये मान लेता हूं कि भाई ये वेलोसिटी यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा होगा t1। हाँ सर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कहा जा रहा है उसके बाद एकदम से उसका डीएक्सेलरेशन हुआ, और डीएक्सेलरेशन हो रहा है बीटा के कांस्टेंट रेट से, तो डीएक्सेलरेशन हो रहा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम हुई और कम होकर 0 हो गई, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो बीटा का यहाँ पर रिटार्डेशन आया, और मैं कह रहा हूं अब ये चीज हुई होगी t2 टाइम में, ये चीज हुई होगी t2 टाइम में। फिलहाल टोटल टाइम हमें t दे रखा है, टोटल टाइम हमें t दे रखा है।
तो आपसे कहा जा रहा है कि इस पूरी जर्नी में वो टोटल कितना डिस्टेंस चल गई। देखो भाई, गाड़ी रेस से चली, एक्सीलरेशन हो रहा तो भी भाग रही है, रिटार्डेशन हो रहा तो भी भाग रही है, तो ओवरऑल कितना चल गई ये बताना है। अब इसको करने का दो तरीके, या तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर सकते हो, लेकिन वहां पर फिर दिक्कत ये आएगी कि T1 और T2 को तुम बदल नहीं पाओगे। तो दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूं, दोनों से होगा, लेकिन आसान वाले तरीके से मैं तुमको अभी करवा रहा हूं। आसान वाला तरीका इस ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफ पढ़ा के मैं ये सवाल कर रहा हूं तो करा ही इसलिए रहा हूं ताकि मैं ग्राफ तुमको और एक्सप्लेन कर पाऊं, मतलब तो समझो मास्टर का। तो फिलहाल अब यहां पर देखो, जब ये फिलहाल कहीं ना कहीं एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी पर भी तो गई, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं मान लेता हूं क्या हुई होगी, V0 हुई होगी। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, जब मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि ये A पॉइंट से B पॉइंट और ये B से फिर C, तो A से B वाली जर्नी की बात करते हैं अभी, है ना, A से B। तो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी V0 मान ली। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन V0 इज इक्वल्स टू U प्लस अल्फा T1। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो V0 इज इक्वल्स टू अल्फा T1 हो गया। अब जब मैं बात करूंगा B से C की, अब जब मैं बात करूंगा B से C की, तो अब हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी V0 है, और जब ये रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। समझ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी V0 है, और जब C पर गए तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहां पर अगर मैं लगाता हूं इक्वेशन मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस, मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT लिख रहा हूं अभी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है V0, और एक्सेलरेशन अभी हमारे लिए क्या है, माइनस का बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन है और टाइम है T2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो V0 इज इक्वल्स टू बीटा T2 आ रहा है। V0 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बीटा T2 आ रहा है, और यहां पर V0 इज इक्वल्स टू अल्फा T1 आ रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ भाई। टोटल टाइम हमारा क्या था मास्टर जी, टोटल टाइम क्या था, तो टोटल टाइम था T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम को T1 का मतलब क्या, V0 बाय अल्फा, T1 का मतलब V0 बाय अल्फा, और T2 का मतलब V0 बाय बीटा है। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ ऐसा करने से। अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। देखो, हमें निकालना है डिस्टेंस। भाई साहब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या करूं कि मुझे डिस्टेंस मिल जाए, एरिया, एरिया निकाल दो सर। हाँ भाई साहब, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन यहां पर तो देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस जो आएगा वो एरिया के बराबर होगा। अब एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस का काम कर रहा है पूरा का पूरा टी, बेस का काम कर रहा है पूरा का पूरा टी, और हाइट का काम कर रहा है पूरा का पूरा V0, समझे। तो हाफ इंटू टी की जगह पर क्या लिखूंगा, देखो V0 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। नहीं समझ पा रहे, अरे यहां से V0 कॉमन ले लिया, घबरा क्यों रहे हो भाई। ऐसा थोड़ी है कि हल्के हल्के ही सवाल कराऊंगा तो तुम्हें मजा आएगा, अच्छे सवाल कराऊं तो मजा आना चाहिए, दम तो तब है तुम्हारे अंदर, वरना फुसकी बमो। 1/2 इंटू टी की जगह पर V0 ब्रैकेट में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और साथ में एक V0 और है, तो कितना हो गया, ये V0 स्क्वायर, और एक सेकेंड यार, मैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। T1 का मतलब था V0 बाय अल्फा, और T2 का मतलब था V0 बाय बीटा। हाँ, मैं गड़बड़ ये कर रहा हूं कि मेरा आंसर V0 के टर्म्स में आ रहा है यार। ओ यार, ओ यार, रुको रुको रुको, रुको रुको भाई, मेरा आंसर तो T के टर्म्स में आना चाहिए, V0 के टर्म्स में थोड़ी। तो यहां से देखो V0 की वैल्यू क्या आ रही है, V0 की वैल्यू आ रही है मास्टर T अपॉन में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, T अपॉन में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब देखो जरा तुम, अब देखो मेरा ही जलवा। तो V0 की जगह पर T अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का एलसीएम खोल लेते हैं, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और इधर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और अल्फा बीटा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये बन गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देखिए। तो क्यों मैंने 3 स्टार बनाए? अब तक के सवालों को सबसे लेंथी सवाल है और सबसे अच्छा सवाल है। अगर तुमको ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भाई साहब सर ये समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया ऐसा तो नहीं मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो रही है या तुमको समझाने में कोई कमी हो रही है जो तुमको समझ में नहीं आया। फिलहाल इसको 2-2 3-3 बार समझिएगा, ठीक? चलिए, अब जैसे ये सवाल है जेडब्ल्यू में 2026 जनवरी शिफ्ट में आया था और ये काफी बढ़िया सवाल मुझे लगता है। अब इसको जरा हम करेंगे। ऐसे ऐसे देखो कई बार इक्वेशन दे दी जाती है और उस इक्वेशन की पूरी कुंडली खोलनी पड़ती है, और उन्होंने पूरी कुंडली खोल के एक सवाल करवाने के लिए आपसे कहा है। तो आइए करते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि भाई x की वैल्यू जो है 4t³ माइनस 3t है। इसकी पूरी कुंडली खोलो। भाई पहली बात, जैसे जैसे अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा, क्योंकि समय के साथ टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है ना मेरे प्यारों, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ना कभी पार्टिकल टर्न कर जाए, पलट जाए। हाँ सर हो सकता है। नहीं आ रही? अरे 4t³ वाली जो टर्म है, 4t³ वाली टर्म में जब t की वैल्यू हम रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रही है, और 3t वाली टर्म में मैं जब t की वैल्यू रख रहा हूं वो नेगेटिव आ रही है। तो स्टिल ऐसा कोई केस पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर 3t वाला जो टर्म है वो बड़ा हो जाए 4t³ से, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब पार्टिकल आगे ना जाके पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आगे गया फिर घूम के वापस पीछे आ गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को क्या हो रही है? हाँ। तो यहां पर अगर मैं मानता हूं कि पार्टिकल जो है, मान लो अगर ऐसे मैं एक्स एक्सेस दिखाता हूं आपको, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो देखो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल कहां पर था? t 0 है तो x 0 है, सही बात है। तो मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल हमारा इस ओरिजिन वाली पोजीशन पर था, तो यहां से उसने चलना शुरू करा। पॉजिटिव में मान लेता हूं। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं इस इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू 4t³ माइनस 3t है ना, आप क्या करो t को कॉमन लो, तो ये 4t² माइनस 3 बना, सही बात है। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं इस इक्वेशन में, तो यहां से देखो t की वैल्यू तो 0 आ रही है, मतलब x 0 होगा तो t 0 होगा, तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन 4t² माइनस 3 भी 0 आ रहा है, समझ में आ जाएगा, देखते जाओ। तो यहां से 4t² आ रहा है 3, ये फिर बोले तो t की वैल्यू आ रही है √3/2। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल आगे गया होगा, पार्टिकल आगे गया होगा, घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहां पर ये काम पूरा करने में उसको √3/2 सेकंड का समय लगा। मतलब पार्टिकल घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या तो t इज इक्वल टू 0 पर होगा या फिर t इज इक्वल टू √3/2 सेकंड पर होगा। ये पूरी कुंडली खोलनी पड़ेगी। मैं एक सवाल करा रहा हूं, ऐसे सवाल तुम और भी प्रैक्टिस में दे सकते हो, होमवर्क में दे दूंगा, समझ रहे हो? तो फिलहाल अब देखो पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा, द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर इतना समय। तो √3 को जब 2 से डिवाइड कराओगे ना तो ये 0.866 ही आएगा। तो मतलब पहली वाली बात सही है। अब एक चीज समझो, यहां पर हमने देखा कि पार्टिकल टर्न करा। देखो अगर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे पेन है, इस पेन को ऊपर फेंकूंगा ये नीचे आएगा, ऊपर फेंक रहा हूं नीचे आ रहा है। तो किसी भी बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हो और वो फिर वापस नीचे आ रही है, तो जब वो टर्न कर रही है तो मोड़ते वक्त उसकी वेलोसिटी को 0 मानते हो या नहीं मानते हो? टॉप मोस्ट हाइट पर 0 क्यों मानते हो भैया वेलोसिटी टॉप मोस्ट हाइट पर? क्योंकि वो टर्न कर रही होती है। टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी तुमको पढ़ाया था। तो यहां पर देखो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 हो रही है तो कितने टाइम के बाद हो रही है। मतलब अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? तो फिर छोटा हो जाता हूं, तो अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे आएगी? एक्स को डिफरेंशिएट करके। एक सवाल में बहुत सारी चीजें मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये 12t² माइनस 3, अरे 3 आगे मल्टीप्लाई में आया, पावर 1 कम हो गई, ये तो होता है। और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है।
तो ये 0 के बराबर करा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो यहां से मेरी टी की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। मतलब जब समय 2 सेकेंड होगा, जब समय 2 सेकेंड होगा, जब समय 2 सेकेंड होगा, मैं राइट आ रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, 1/2 आ रही है, आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने, है ना? ये 1/4, हाँ तो 1/4 का रूट 1/2 सेकेंड आ रही है ना? तो जब समय 1/2 सेकेंड होगा तब पार्टिकल टर्न कर रहा होगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 1/2 सेकेंड लगे। तो जब ये 1/2 सेकेंड लगे तो ये कितना दूर पहुंच गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये तो पूछ रहे हैं। पार्टिकल इज इतना दूर फ्रॉम द ओरिजिन, जब वो टर्न कर रहा होगा तो कितना दूर पहुंच गया। तो 1/2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पर है, ये निकालने के लिए एक्स की वैल्यू में 1/2 रख दूं, क्योंकि पोजीशन तो ये बता रहा है। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2। इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये सिर्फ समझने वाली बात है। अब ये क्या हो जाएगा, 4/8 मतलब 1/2 माइनस 3/2 दैट इज -1। तो ये आफ्टर 1/2 सेकेंड, एक्चुअल में जब इसकी टर्निंग हो रही होगी, मैंने उल्टा दिखा दिया है, कहानी फिर ऐसी है। देखो अब ऑब्वियसली मैं भी तो ऑब्जर्व ही कर रहा था ना, खाली पता तो मुझे भी नहीं था। तो बात ये समझ में आई कि ये एक्चुअल में शुरू में नेगेटिव में गया है, और टर्निंग जब हुई होगी तो इसकी ऐसे हुई होगी। शुरू में ऐसे गया है, फिर टर्निंग ऐसे हुई है। तो इस पॉइंट पर टर्निंग हुई है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1/2 सेकेंड के बाद। तो यहां से यहां ये कितना पीछे है, ये 1 मीटर पीछे है। तो तभी देखो नेगेटिव में बनाया, तभी तो मैं कह पा रहा हूं ये 1 मीटर लेफ्ट में है, ना कि राइट में। राइट में होता तो प्लस का बनाता। फिलहाल हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन जब टर्न कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 यूनिट पीछे है भाई। तो ऑप्शन बी वाली बात भी सही हो गई। अब ऑप्शन बी वाली बात अगर सही हो गई तो ऑप्शन डी वाली बात गलत हो गई, क्योंकि ये कह रहे हैं 1.5 यूनिट अवे है टर्निंग पॉइंट पर। अच्छा एक्सेलरेशन की बात कर ले। वेलोसिटी आ चुकी थी हमारी, वेलोसिटी क्या आ चुकी है भाई, ऊपर लिख देता हूं, वेलोसिटी हमारी आ चुकी है, देखो 12t² माइनस 3t, ये आई थी 12t² माइनस 3t। इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो 12 2 आगे मल्टीप्लाई में तो 24, और t की पावर हो गई 1, तो 24t माइनस 3, नहीं नहीं -3 नहीं होगा यार, ये 3t थोड़ी है, ये 3 है खाली, ठीक है। तो इसका ये तो 0 ही हो गया। मतलब एक्चुअल में एक्सेलरेशन 24t आ रहा है, और t कभी भी टाइम यार नेगेटिव थोड़ी होता है, t कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो एक्सेलरेशन हमेशा हमारा, हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही है। और तभी देखो यहां से ये भी बात पकड़ हो गई कि ये जा रहा था पीछे लेकिन टर्न करा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन तो तुम आगे की तरफ दे रहे हो, बॉडी जा पीछे की तरफ रही है, समझ रहे हो, बॉडी जा पीछे की तरफ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारा आगे की तरफ है, तो वो एट द एंड कभी ना कभी मुड़ेगी, तो वही वाली बात हो गई। तो एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, सी वाली बात भी सही है। ये वाले में कह रहे हैं पार्टिकल कभी टर्न नहीं करेगा क्योंकि एक्सेशन नॉन नेगेटिव है, नहीं भाई, एक्सेशन पॉजिटिव होने के बाद भी हमने देख लिया कि पार्टिकल टर्न कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव थी। तो ये वाली बात भी गलत है। तो ए बी सी वाली बातें सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल एक था, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा कि भाई आप सिर्फ इक्वेशन देखकर भी पूरी पार्टिकल की कुंडली खोल सकते हो कि कब मुड़ेगा, कितने टाइम के बाद मुड़ेगा, जब मुड़ेगा तो वो किस डिस्टेंस पर होगा, एक्सेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब कुछ तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? सेम ऐसे मैं तुमको एक होमवर्क में सवाल दे देता हूं, ठीक है, एक सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये करके बताइएगा। अगर x इज इक्वल्स टू 2t माइनस t² है, तो बताइए पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं, डिस्टेंस पूछ रहा हूं। पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर कर चुका, और मैं बता रहा हूं तुम में से 90% बच्चे इसका जवाब गलत दोगे, तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये करके दिखाओ, ठीक है, दिस इज चैलेंज फॉर यू। आइए आगे बढ़ते हैं, 2025 के सवाल पर आ जाते हैं भाई। अब देखो उसमें क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, पूरी इक्वेशन दे रखी है, क्या है भाई, x इज इक्वल्स टू c0t² माइनस 2 प्लस ct माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन करवाना है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा।
तो भैया वेलोसिटी निकालनी है तो x को डिफरेंशिएट करो, तो v इज इक्वल्स टू dx बाय dt होता है। तो c नॉट तो एज इट इज है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और 2 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो गया। c एज इट इज है। अब ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो इसका पूरा का पूरा 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा और पूरे ब्रैकेट की पावर 1 रह जाएगी। ये हो गया, ठीक है भाई। अब एक्सप्रेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो ये c नॉट है, 2 है, ठीक है। t का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 0, सॉरी t का डिफरेंशिएशन 1, t की पावर 1 है ना, तो 1 आगे मल्टीप्लाई में आएगी और t की पावर 0 हो जाएगी, t की पावर 0 1 होती है, मतलब ओवरऑल t का डिफरेंशिएशन 1 है, तो ये 2c नॉट ही आया। प्लस यहां पर देखें 2c तो है, यहां पर भी t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का तो 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। फिलहाल मुद्दे की बात ये 2 कॉमन लिया हमने, तो ये c नॉट प्लस c आ रहा है। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2 इंटू ब्रैकेट में c नॉट प्लस c आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 इंटू ब्रैकेट में c प्लस c नॉट, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो, ये थोड़े से अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अच्छे अच्छे सवाल हो जाते हैं, जिसमें पूरी की पूरी मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लगता है। थोड़ा सा आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, देखिए जरा तरीके से। और ये इसमें आपको प्रैक्टिस से ही ये समझ में आ पाएंगे। जैसे कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, मुझे खुद को नहीं पता होता कि ये सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बस फ्लो के साथ बहना पड़ता है इसके अंदर। कि मुझे टाइम दे रखा है एक्स के टर्म्स में, मुझसे कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताओ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस इतना समझ में आ रहा है कि टाइम एक्स के टर्म्स में दे रखा है, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो मैं टी को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर अल्फा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, और ऐसे बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सही बात है। अब यार dx बाय dt तो वेलोसिटी का उल्टा हो गया ना, 1/v, तो ये 1/v एक्चुअल में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ गया। अब हम अब क्या करें, कुछ नहीं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो अब टाइम के टर्म्स में। क्या, इसको हम टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो समझो जरा, ये v की पावर -1 है, ये 2 अल्फा एक्स है प्लस बीटा है। अब v की पावर -1 को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के टर्म्स में, तो पहले तो -1 आगे मल्टीप्लाई में और v की पावर बन गई -2, और टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा तो dv बाय dt करके ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ऐसे 2 अल्फा एक्स है, अब x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के टर्म्स में, तो ये x के लिए dx बाय dt मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, बीटा डिफरेंशिएट करके 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये देखो, ये माइनस का 1/v स्क्वायर dv बाय dt बन रहा है मेरे भाई, और ये 2 अल्फा dx बाय dt बन रहा है। अब जरा बड़ी बड़ी आंखें खोल के समझो जरा, ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं। dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी, ये 2 अल्फा इंटू वेलोसिटी, और dv बाय dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये a है। तो यहां से देखो a इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा v का क्यूब आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। a इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा v क्यूब आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। तो ऐसे ही करने होते हैं ऐसे सवाल। एक और करा देता हूं, थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको देखो, अब यहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, t क्यूब है, -6t स्क्वायर है, +20t है, +15 है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है भाई, आपसे कहा जा रहा है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, सब वही कहानी, पहले डिफरेंशिएट करोगे x को t के टर्म्स में तो वेलोसिटी निकालो, तो ये t क्यूब का 3 आगे मल्टीप्लाई में t की पावर 2 रह गई, 2 आगे मल्टीप्लाई में तो ये हो गया 12 और t की पावर 1 रह गई, 20 t का 20 रह गया, 15 का 0 हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वेलोसिटी आ गई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है मास्टर, एक्सेलरेशन आ गया, तो ये हो जाएगा 6t माइनस का 12, खत्म कहानी। एक्सेलरेशन 0 करना है, तो एक्सेलरेशन 0 करना है, तो यहां से t की वैल्यू आ रही है 2 सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब टाइम 2 सेकंड होगा, और आपसे कहा जा रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी बताओ, मतलब वेलोसिटी बतानी है आपको। वेलोसिटी कितनी आई, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, ये वेलोसिटी कब आई, जब टाइम 2 सेकंड है, तो यहां पर 3
2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो ये कितना बन रहा है 12 माइनस 24 प्लस 20, मेरे हिसाब से माइनस 12 प्लस 20 डेट इज प्लस का 8। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो सही है, अब तो छुप भी नहीं रहा मुझसे कुछ, सब दिख ही रहा होगा, है भाई। चलें आगे, बिल्कुल सही। और एक सवाल करोगे, एक और सवाल कर लो। एक्सेलेरेशन क्या दे रखा भैया, एक्सेलेरेशन दे रखा एक्स स्क्वायर, क्या कहा जा रहा है वेलोसिटी बताओ एक्स के टर्म्स में, बता देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने ये पढ़ा है कि एक्सेलेरेशन को मास्टर ने कहा था वी डी वी बाई डी एक्स भी कह सकते हो, पढ़ाया, देखो इसका यूज आ गया, एंड इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब एक साइड कर लो वेलोसिटी मतलब वी डी वी, और एक साइड कर लो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करें, यहां पर पूरा माहौल बन चुका है इंटीग्रेट करने का, तो दोनों साइड नाजिम साफ बना दो। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है, तो ये v की पावर 1 है तो ये v की पावर 2 हो जाएगी, और वही पावर डिवाइड में आ जाती है। ऐसे यहां पर x की पावर क्या है 2 है, तो पावर बढ़ के 3 हो जाएगी और वही डिवाइड में आ जाएगी। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहां से v स्क्वायर क्या आ रहा है 2/3 x का क्यूब आ रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 x का क्यूब, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारी बातें आपको बढ़िया से क्लियर होंगी। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो एक बार फटाफट मैं आपको समराइज भी करा देता हूं, आज की क्लास की बातें जितनी भी हमने कवर करी हैं। तो सबसे पहली बात अच्छे से सुनिए समराइज में, पहले हमने भैया ग्राफ की बातें करी बहुत सारी। तो ग्राफ में हमने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने बताया कि भाई हमारा होता है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, और स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक, यहां पर मैंने आपको ये भी बात बताई कि v को हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी बोलते हैं, v को हम dx बाय dt भी बोलते हैं। तो सारी बातें साथ में पढ़ाते चल रहा हूँ कि x को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के टर्म्स में तो वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपसे कहा कि ये आपको दो बातें देगा, दो बातें क्या देगा कि अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो स्लोप आपको देगा, ये क्या देगा भैया, स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो एरिया अगर सबको सीधे सीधे ऐड करोगे तो डिस्टेंस, वैसे तो सही जवाब क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी v का फॉर्मूला हमारा dx बाय dt है, तो यहां से मैंने आपसे ये भी कहा कि x जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt आता है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की कहानी भी देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैंने आपसे कहा कि अगर इधर एक्सेलरेशन इधर टाइम है और जो भी ग्राफ इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमें एरिया, हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, और इसका स्लोप हमें जर देता है, लेकिन उस पर सवाल आते नहीं है तो उसको छोड़ो अभी। और मैंने ये भी बताया कि चेंज इन वेलोसिटी को हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू dt इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो मेरे लिए ये सारी बातें बताई हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये सारे फॉर्मूले लगते हैं और ग्राफ में इस टाइप की ये सारी बातें लगती हैं। तो बस मुद्दे की बात हमने ये करी, बाकी तो ढेर सारे सवाल करें। तो बस आज का सेशन यहीं पे होता है खत्म। अब सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आज का सेशन तुमको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर देकर जाएंगे। आपकी गुरु दक्षिणा बस यही है कि आप मुझे कमेंट में फीडबैक दे दिया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम फोकस के साथ पूरी जान लगा के पढ़ते रहो, मैं पूरी जान लगा के पढ़ाता रहूंगा। एकलव्य टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, जहां जब भी शायद तुम इस सेशन को देख रहे होगे, अगर ये सारे सेशन अच्छे से तुम लगा लेते हो और सिर्फ ये एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट तुम बढ़िया से लगा लेते हो, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आएगी, और मतलब जो इसमें वर्थ तुमको मिल रही है उसके कंपैरिजन में पैसे कुछ भी नहीं है, और मुझे तुम्हारे पैसे तो कोई मतलब भी नहीं है, मेरी पॉकेट में थोड़ी आ रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज से 70% लिखा हुआ है, 80% से ज्यादा सवाल मैच हुए थे 2026 में, और 27 में भी इतने होने वाले हैं, ये इससे ज्यादा। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी मेरे प्यारे बच्चों। बस मैं आपसे इतना सा कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल पर सब्सक्राइब रहिए। जय हिंद।